अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम फायरबेस स्टोरेज को देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से फाइल्स को स्टोर करते हैं फायरबेस के अंदर। तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है मोनीसा बैंक। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि ये स्टोरेज जो है आजकल जो है फ्री में मौजूद नहीं है। तो मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट ओपन किया है जिसके अंदर ये स्टोरेज ऑन थी पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो दो फोल्डर हैं, एक अकाउंट्स और एक प्रोफाइल, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ इमेज स्टोर्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने इग्नोर करना है फ़िलहाल। हम एक अलग से नीचे फ़ोल्डर अपना बनाएंगे और उसके अंदर इमेजेस को स्टोर करवाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट है, सबसे पहले इसे फ्लटर के साथ कनेक्ट करवाते हैं। तो कनेक्ट करवाने के लिए चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। सबसे पहले ये पैकेज इंस्टॉल करना है फायरबेस कोर, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। फ्लटर पब ऐड फायरबेस कोर, ये ऐड करवाने के बाद फ्लटर फायर की कमांड लगानी है, फ्लटर फायर कॉन्फ़िगर। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स की लिस्ट हमारे सामने ओपन कर देगा। तो यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। तो हमने यहाँ से कनेक्ट करवाना है मोनीसा बैंक, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्टोरेज इनेबल है, हम स्टोरेज को देख पाएंगे। तो इंटर करें। तो जस्ट एंड्रॉयड के लिए हमें चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो हम कनेक्ट हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमें जो है ये वाला कोड, 3 लाइनों का कोड यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है मेन के अंदर। इसे यहाँ से कॉपी किया और मेन फंक्शन के अंदर आकर यहाँ पर रन ऐप से पहले इसे पेस्ट कर देते हैं। और अब जो है सबसे पहले मेन को एसिंक बनाना है, क्योंकि इसके अंदर हम अवेट यूज़ कर रहे हैं। तो फायरबेस के ऊपर ओवर करें तो हमने ये इंपोर्ट करनी है फायरबेस कोर, और दूसरा जो है फायरबेस ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो है हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले तो पैकेज हमने इंस्टॉल करना है फायरबेस स्टोरेज, क्योंकि हम स्टोरेज यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए ये ऑफिशियल पैकेज फायरबेस स्टोरेज ये वाला हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर टर्मिनल ओपन करें, फ्लटर पब ऐड फायरबेस स्टोरेज। फायरबेस स्टोरेज ऐड हो चुका है। अब एक और पैकेज हमें इंस्टॉल करना है, वो है इमेज पिकर, ठीक है। इमेज पिकर, क्योंकि हमने जो है इमेज को पिक करना है गैलरी में से और फिर उसे अपलोड करना है स्टोरेज के ऊपर, इसलिए इमेज पिकर भी इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो इमेज पिकर को भी कर लेते हैं, फ्लटर पब ऐड इमेज पिकर। तो ये भी ऐड हो चुका है। अब इसे देख लेते हैं पब स्पेक के अंदर। यहाँ पर तो देख सकते हैं फायरबेस कोर, फायरबेस स्टोरेज और इमेज पिकर तीनों ऐड हो चुके हैं। तो अब हम रेडी हैं। अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है बग़ैर किसी एरर के, ठीक हो गया। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर होम स्क्रीन के अंदर अगर आप लोग आएँ तो यहाँ पर सिर्फ एक बटन बना हुआ है पिक इमेज के नाम से, ठीक है। ये बटन है, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हम गैलरी में से इमेज को पिक कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि एक फ़ाइल को पिक कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर कोड लिख लेते हैं। ऐसे करते हैं कि अलग से एक बना लेते हैं फंक्शन। तो ये बेहतर होता है, हर काम के लिए अलग से हम फंक्शन बना लें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर वाइट पिक इमेज के नाम से एक फंक्शन है और ये असेंक फंक्शन होगा, ठीक है। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, इसे यहाँ से कॉल करवाते हैं अपने एलिवेटेड बटन से, पिक इमेज, ठीक है। तो एक शार्ट तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो तरीका ये है कि ऑन प्रेस्ड के अंदर जैसे किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ऐसे कॉल कर दें। दूसरा तरीका ये है कि ऑन प्रेस्ड जहाँ एंड हो रहा है इसके बाद जो है इस सारे को ख़त्म करके यहाँ पर फंक्शन का जस्ट नाम लिख दें, ऐसे नाम, ठीक है। आगे ब्रैकेट्स नहीं लगानी इस तरह से, ठीक है। तो इसका भी सेम यही मतलब होता है, ऑन प्रेस के फंक्शन का सिंपल नाम। तो इस तरह से भी हम काम चला सकते हैं अपना। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जैसे भी चाहें कॉल करवाएं। अच्छा, अब ऑन प्रेस्ड के ऊपर ये फंक्शन कॉल होगा पिक इमेज।
अब इसके अंदर कोड लिखते हैं इमेज को पिक करने के लिए। वही इमेज पिकर पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया था उसी को यूज़ करेंगे, इमेज पिकर। ठीक है, इमेज पिकर और इसके आगे डॉट पिक इमेज। यहाँ पर सोर्स मांग रहा है, सोर्स। यहाँ पर सोर्स में आप लोगों ने लिखना है गैलरी, GALLERY गैलरी। तो देखें इमेज सोर्स डॉट गैलरी, ठीक हो गया। इतना करने से हमें इमेज मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक X फाइल मिलेगी, ठीक है। कौन सी? X फाइल होगी और उसका नाम रखते हैं X फाइल ही रख लेते हैं और ये फंक्शन अवेट होगा, ठीक है। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है हो सकता है ये X फाइल नल हो, क्योंकि बाज़ औक़ात यूज़र हो सकता है पिक इमेज के ऊपर क्लिक करे लेकिन गैलरी भी ओपन हो, उसके बावजूद वो इमेज को पिक ना करे। तो ऐसी सूरत में ये X फाइल जो है वो नल ही होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फर्दर एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ X फाइल नॉट इज़ इक्वल टू नल। हम मेक श्योर करेंगे कि यूज़र ने वाकई एक इमेज पिक किया है, तो उसके बाद उसके साथ कोई छेड़छाड़ हम करेंगे यहाँ पर। तो सिर्फ एक लाइन का कोड है, ये लिखने से हमें एक X फाइल मिलेगी, ठीक है। अब उस फाइल को, ये जो X फाइल है ये तो हमारे काम की नहीं है, हमें चाहिए सिंपल फाइल, जैसे डार्ट लैंग्वेज के अंदर हम पहले कर चुके हैं फाइल, ठीक है, ये वाली फाइल। और यहाँ पर हम लिखेंगे पिक्ड फाइल, इसका नाम रखते हैं पिक्ड फाइल, ठीक है। इसको नल एबल बनाते हैं क्योंकि इब्तदा में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये नल होगी। जब हम इमेज पिक कर लेंगे तो तब इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो X फाइल है ना, इसमें से हमने यही फाइल इसको असाइन करनी है, पिक्ड फाइल को। हम डायरेक्ट ऐसे तो नहीं कर सकते, यानी कि हम पिक्ड फाइल इज़ इक्वल टू X फाइल, ये नहीं कर सकते क्योंकि X फाइल की टाइप और है, पिक्ड फाइल की टाइप और है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है, ऐसे करेंगे पिक्ड फाइल इज़ इक्वल टू फाइल, ठीक है, फाइल। और यहाँ पर पाथ, जहाँ पर पाथ देना है वहाँ पर हम X फाइल वाला पाथ दे देंगे, X फाइल डॉट पाथ। सिंपल, इतनी सी बात है। ऐसा करने से पिक्ड फाइल को हम एक फ़ाइल असाइन कर देंगे। अब इसको सेट स्टेट के अंदर हम लिखेंगे क्योंकि स्टेट को भी अपडेट करना है हमने, ठीक है। इतना सा कोड है, सिर्फ इतना सा कोड लिखने से आप गैलरी में से कोई इमेज पिक कर पाएंगे और वो पिक्ड इमेज जो होगा या पिक्ड फाइल यहाँ पर आ जाएगी, इस फाइल को हम असाइन कर देंगे, ठीक है। अब उससे यहाँ पर शो भी करवाएंगे, ये यहाँ पर एलिवेटेड बटन के ऊपर जो है हम इसको शो करवाएंगे फाइल इमेज डॉट फाइल, ठीक है, फाइल इमेज, इसको देंगे पिक्ड फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन हमने लगानी है कि ये उस सूरत में इसको शो करवाना है जब पिक्ड फाइल नल ना हो। तो यहाँ कंडीशन लगा देंगे हम इफ़ पिक्ड फाइल नॉट इज़ इक्वल टू नल, तो तब हम इसको इमेज को शो करवाएंगे। तो इसको थोड़ा ऐसे करके लिखेंगे। अब हम यहाँ पर नल चेक लगा सकते हैं कि मेक श्योर करेंगे कि ये फ़ाइल नल नहीं है। तो जस्ट इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। अब ऐसे करते हैं, पिक इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखें गैलरी ओपन हो चुकी है, यहाँ पर 2 इमेज पड़े हुए हैं, हम एक को पिक करते हैं। तो हमने पिक किया तो देखें पिक्ड इमेज यहाँ पर आ चुका है। चूँकि हमने कोई इसका साइज़ या वैसी कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की तो इसलिए इसने पूरी स्क्रीन को ले लिया है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो इमेज डॉट फाइल है ना, इसके अंदर साइज़ थोड़ा, इसकी हाइट हम 300 कर लेते हैं, 300 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ठीक है। तो इसको मज़ीद जो है आप फिट इसको देना चाहें या आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट इसको लर्न करना है कि फायरबेस के ऊपर कैसे अपलोड करना है। अब ये इमेज हमारे पास आ गया है, पिक इमेज, ठीक है। अब इस इमेज को हमने अपलोड करना है फायरबेस के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए ऐसे करते हैं, ये जो एलिवेटेड बटन है ना, इसके नीचे एक और बटन बनाते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, ये वाला बटन यहाँ पर अब लिखेंगे अपलोड इमेज, और इस बटन को कंडीशनल बना लेते हैं। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, जब ये वाली फ़ाइल कोई यूज़र कोई पिक करेगा उसके बाद ये बटन ऑन होना चाहिए, अदरवाइज़ ये ऑन ना हो। अब हम ऐसे अगर इसको ऑन रखेंगे
तो मैं एक बार एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो अब देखें एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर अपलोड इमेज का बटन शो हो रहा है, लेकिन इसको नहीं होना चाहिए क्योंकि इमेज तो कोई पिक हुई पड़ी नहीं है। जब इमेज कोई पिक करेंगे हम उसके बाद ये बटन शो होना चाहिए, इसलिए इसको भी कंडीशनल बना लेते हैं हम। इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे पिक्ड इमेज नॉट इज़ इक्वल टू नल, तो ये तब शो हो जब ये नल ना हो। ठीक है, जस्ट इतना करने से आप देखें बटन गायब हो गया है। ऐसे करते हैं, यहाँ पर कॉलम के अंदर स्पेसिंग जो है कुछ डाल देते हैं। तो अब हम इमेज को पिक करते हैं, फिर देखते हैं अपलोड का बटन आ जाएगा। अब इमेज को हमने जो ही पिक किया तो नीचे देखें अपलोड इमेज का बटन भी आ चुका है। तो ये ऐसे क्यों होने लग गया, ये कोई इशू होगा। दोबारा पिक करते हैं तो बाज़ औक़ात इशू ऐसा आ जाता है कि इमेज ठीक से शो नहीं हो रहा होता। अब ये इमेज आ चुका है, अब इस इमेज को अपलोड करेंगे। अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड होगा। तो अब यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं वाइट अपलोड इमेज, ये भी एक एसिंक फंक्शन होगा और इसके अंदर भी हम उसी तरह ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे जैसे हम पहले लगाते आए हैं। कैच ई, यहाँ पर एरर हम ले लेंगे स्कैफोल्ड मैसेंजर ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार। तो एरर की सूरत में एक स्नैक बार शो होगी। तो ये आप लोगों को पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब जो है अपलोड इमेज को यहाँ से कॉल करवाते हैं। अपलोड इमेज का बटन जो है यहाँ से अपलोड इमेज, ठीक हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर हमें एक इंस्टेंस बनाना है या एक रेफरेंस, जैसे हम रेफरेंस लेते थे डेटाबेस के केस में। अब हम यहाँ पर स्टोरेज का एक रेफरेंस लेंगे, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं रेफ, जस्ट रेफ दे दें। फायरबेस स्टोरेज डॉट इंस्टेंस डॉट रेफरेंस, ठीक है। देख रहे हैं रेफरेंस। अब यहाँ पर कोई नाम देना है, जैसे हम यहाँ पर अगर मैं ओपन करूँ स्टोरेज को तो देखें यहाँ पर रेफरेंस जो है दिए हुए हैं, जैसे ये अकाउंट्स है और ये प्रोफाइल है। अब इसी तरह हम कोई एक रेफरेंस यहाँ पर बना लेते हैं, यानी कि एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। उसका नाम क्या रखें, उसका नाम हम रखते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए इसका नाम हमने प्रैक्टिस रख दिया। अब इस रेफरेंस को यूज़ करते हुए हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। फ़ाइल को अपलोड करेंगे। अच्छा, इस रेफरेंस के बाद हमने करना है चाइल्ड, एक चाइल्ड बनाना है, यानी कि नाम रखना है। उस फाइल को हम नाम क्या देना चाहते हैं। अब नाम हम यहाँ पर कोई भी दे दें, हमारी मर्ज़ी है। हम यहाँ पर ले लेते हैं file1, ठीक है। file1 इसको नाम दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर करना है पुट फाइल, एक फंक्शन है पुट फाइल, इसके अंदर वो फाइल डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पर नल चेक लगाएंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि ये नल नहीं है। जस्ट इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। अब ये एक एसिंक फंक्शन है और ये हमें एक रिज़ल्ट देगा। यहाँ पर रिज़ल्ट, यहाँ पर अवेट लगाएंगे क्योंकि ये एक एसिंक फंक्शन है। अब ये रिज़ल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। अब ये जो रिज़ल्ट है इसकी मदद से हम उस फाइल का URL ले सकते हैं, यानी कि इस तरह करने से, जस्ट इतना कोड लिखने से हमारी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी स्टोरेज के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो जो फ़ाइल अपलोड हो उसका एक रेफरेंस हमें मिले, उसका डाउनलोड लिंक हमें मिले, ठीक है। जैसे कोई भी फ़ाइल होती है, कोई भी कहीं पर उसका एक URL होता है, तो वो URL हम जहाँ पर ब्राउज़र के अंदर या कहीं लिखते हैं तो वो इमेज सामने आ जाता है। तो इस तरह हम भी यही चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, ये जो रिज़ल्ट है ना, रिज़ल्ट डॉट रेफरेंस डॉट गेट डाउनलोड URL, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग। तो इसको हम स्टोर करवा लेंगे, यहाँ पर एक बनाते हैं स्ट्रिंग URL, उसके अंदर हम असाइन कर देंगे इसको, ठीक है। अवेट यहाँ पर लगाना है क्योंकि ये जो गेट डाउनलोड URL फंक्शन है ये एक एसिंक फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमें URL दे देगा, तो उसको हम यहाँ स्टोर करवा लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम चाहें तो यहाँ ऊपर रख सकते हैं, बाद में इसको कहीं शो करवाने के लिए हम यहाँ ऊपर ही इसको रखते हैं। यहाँ पर इसको नाम देते हैं अपलोडेड इमेज,
इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको एम्प्टी करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई इमेज नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो है बजाय यहाँ URL लिखने के हम ये वाला इसको असाइन करेंगे, ठीक है, अपलोडेड इमेज। यहाँ पर कर लेते हैं अपलोडेड इमेज, ठीक है। जस्ट हमने इसको यहाँ रखा है, बाद में नीचे इसको शो करवाने के लिए कहीं पर भी, ताकि हम मेक श्योर कर सकें कि हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई है। इतना करने से हमारा काम हो जाएगा। अब इसको टेस्ट करते हैं। मैं करता हूँ क्लिक अपलोड इमेज के ऊपर, लेकिन इससे पहले एक काम ज़रूर करना है, वो है लोडिंग का, ठीक है। बूल लोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये होगी फॉल्स। जब अपलोडिंग स्टार्ट करेंगे तो सेट स्टेट करके लोडिंग को हम ट्रू कर देंगे, और इसके बाद जो है फाइनली के अंदर इस लोडिंग को हम बंद करेंगे। फाइनली ये आप लोगों को पता है, हम पहले भी करते आ रहे हैं, यानी हम चाहते हैं कि लोडिंग शो हो जब इमेज अपलोड हो रहा हो। तो इसको कहाँ लगाएं, इस लोडिंग को इस सेंटर के अंदर यहीं लगा लेते हैं। लोडिंग सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, यानी कि ये लोडिंग अगर ट्रू हो, इसका मतलब ये होता है लोडिंग इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इस तरह अगर लोडिंग ट्रू हो तो प्रोग्रेस इंडिकेटर शो हो, यानी लोडिंग शो हो, अदरवाइज़ बाकी चीज़, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है बूलियन है, तो ये बूलियन खुद ही हैंडल कर लेता है सब कुछ। अब करते हैं क्लिक अपलोड इमेज के ऊपर, तो देखें ये अपलोडिंग हो रही है। जब अपलोडिंग हो जाएगी तो ये शो होना बंद कर देगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं स्टोरेज के अंदर जाकर रिफ़्रेश करते हैं पेज को। तो नीचे देखें यहाँ पर प्रैक्टिस नाम का जो अभी हमने रेफरेंस क्रिएट किया वहाँ आ चुका है। अब इसको अगर हम ओपन करें तो इसके अंदर देखें फ़ाइल आ चुकी है, फ़ाइल 1, और उसकी जो टाइप है वो है इमेज JPG। इसको अगर हम ओपन करें यहाँ पर तो देखें वही फ़ाइल आ चुकी है जो हमने क्रिएट की थी। इसका यहाँ पर लिंक भी हमें मिल जाता है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर देखें ओपन हो चुका है। अब ये जो लिंक यहाँ पर पड़ा हुआ है ना, ये वाला, यही लिंक हमें यहाँ मिलता है इसके अंदर। जब हम ये फंक्शन के अंदर ये वाला जब करते हैं result.reference.get download URL, तो ये यहाँ पर जो हमने असाइन किया है, अब इसी को हम शो करवा सकते हैं किसी और जगह एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि नीचे हम नीचे शो करवाना चाहते हैं इसको। अपलोड इमेज वाला जो बटन है इसके नीचे यहाँ पर हम लेंगे नेटवर्क इमेज। यहाँ पर नेटवर्क लिखें, image.network, और यहाँ पर हम दे दें अपलोडेड इमेज, और इसका जो है हाइट हम कर दें 200। हम ज़्यादा हाइट इसकी नहीं करना चाहते। तो ऐसा करने से अब इमेज यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन थोड़ा लोड कर रहा है। देखें कुछ देर के बाद शो हुआ है, क्योंकि ये नेटवर्क इमेज है, तो इसने पहले उसको लिंक के थ्रू डाउनलोड किया है वहाँ से, और फिर यहाँ पर ले आया है। तो अब देखें यहाँ पर हमने जो भी अपलोड किया इमेज वो यहाँ पर आ गया। अब एक और करके देखते हैं। यहाँ पर पिक इमेज के ऊपर करके ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको अपलोड करते हैं, तो ये अपलोड हो चुका है। अब इसका नीचे भी देखें कुछ देर के बाद शो हुआ है, क्योंकि ये वहीं से फैच करके आ रहा है स्टोरेज से, तो इसलिए थोड़ा इसको टाइम लगा है। अब इसको भी वेरीफाई आप कर सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज के अंदर। अगर हम रिफ़्रेश करें, अब प्रैक्टिस को ओपन करते हैं, तो देखें अभी तक वही एक ही फ़ाइल है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा इसकी वजह क्या है, क्योंकि हर फाइल का नाम यूनिक होना चाहिए। हमने वही एक ही फ़ाइल का नाम रखा है और उसी के ऊपर रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देखें फ़ाइल 1, तो ये हर बार जो भी हम फ़ाइल अपलोड करें उसकी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, जैसे हम पहले देख चुके हैं फायरस्टोर डेटाबेस के अंदर। तो आप लोगों को पता है आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, एक यूनिक आईडी या एक यूनिक फ़ाइल का नाम कोई भी हो, तो उसको लेने के लिए स्ट्रिंग फ़ाइल नेम कर लेते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को पता है डेट टाइम डॉट नाउ डॉट मिली सेकेंड सिंस अपोच डॉट टू स्ट्रिंग। ऐसा करने से हमें फ़ाइल का नाम यहाँ पर यूनिक मिलेगा हर बार, तो वो यहाँ असाइन कर देना है फ़ाइल नेम, ठीक है। इतना करने से आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं, ट्राई करते हैं दोबारा पिक इमेज करके। ये पहले वाली इमेज पिक करते हैं, इसको अपलोड करते हैं।
अब ये अपलोडिंग हो रही है। अपलोड होने के बाद अब नीचे भी यहाँ शो हो जाएगा। अब इसको देखते हैं स्टोरेज के अंदर, दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, प्रैक्टिस को ओपन करते हैं तो देखें यहाँ पर ऊपर एक यूनिक आईडी के साथ ये स्टोर हो चुकी है। अब जब भी कोई भी फ़ाइल अपलोड करेंगे तो उसकी एक यूनिक आईडी क्रिएट होगी, और ऐसा करने से कोई भी फ़ाइल दूसरी फ़ाइल को रिप्लेस नहीं करेगी। अगर हम एक ही नाम रखेंगे तो वो हर बार उसी एक को ही रिप्लेस करता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये चीज़ जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि स्टोरेज के अंदर, फायरबेस स्टोरेज के अंदर किस तरह से इमेज को अपलोड करते हैं और किस तरह से अपलोड करने के बाद उसका एक लिंक लेते हैं ताकि हम नेटवर्क इमेज के अंदर उसको शो करवाएं। तो अगर आप चाहें तो ये जो लिंक मिलता है ना, ये वाला हमें डाउनलोड URL, अपलोड इमेज को अपलोड करने के बाद ये जो लिंक मिला है, इसको आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा दें। यानी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कुछ देर के लिए, फ़र्ज़ करते हैं कि एक यूज़र है, ठीक है, उस यूज़र की काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, जैसे कि उसका नेम है, उसका ईमेल है, उसका फ़ोन नंबर है और उसका एक प्रोफाइल इमेज है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो हम स्टोर करवा लेंगे वैसे ही जैसे हम पहले कर चुके हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा है कि यूज़र की डिटेल को किस तरह से हम स्टोर करवाते हैं। लेकिन इमेज के केस में क्या करना है? इमेज के केस में यही सीन करना है। सबसे पहले उसका जो इमेज होगा उसको अपलोड कर लेना है ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद जो है जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा गेट डाउनलोड URL, इस डाउनलोड URL को आप लोगों ने क्या करना है, उसका जो है डेटाबेस जहाँ पर उस यूज़र का डेटा स्टोर है वहाँ पर जाकर अपडेट कर देना है इसको, ये जो अभी डाउनलोड URL मिला है हमें। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी फायरबेस स्टोरेज की। फिर भी कोई इशू है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।